हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। तो गाइस ये हमारा सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है। यहाँ पे पार्ट 1 में हमने 1 to 40 तक क्वेश्चन किए थे। ये हमारा पार्ट 3 है। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स उनकी सूटेबिलिटी किन सॉइल्स के लिए है और नेचुरा प्रोजेक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो सबसे पहले देखिए हमारे रैमर्स या टेम्पर्स, ठीक है, इनकी सूटेबिलिटी हर तरह की सॉइल्स के लिए है और किन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, फाउंडेशन या ट्रेंचेस में। इसके बाद देखिए हमारे स्मूथ व्हील रोलर्स, ये आपने देखे होंगे डायग्राम में, देखिए इनका इस्तेमाल होता है क्रश्ड रॉक, ग्रेविल एंड सैंड में, और रोड कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्मूथ व्हील रोलर। उसके बाद देखिए हमारे न्यूमेटिक टायर रोलर डायग्राम में, देखिए इसका इस्तेमाल होता है सैंड, ग्रेविल, सिल्ट और क्ले के लिए, और प्रोजेक्ट जैसे बेस, सब बेस और एम्बैंकमेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए। 4th नंबर पे देखिए शीप फुट रोलर, ये डायग्राम में देख सकते हैं आप शीप फुट रोलर को, और इसका इस्तेमाल होता है सिर्फ क्ले सॉइल्स के लिए। और केस या प्रोजेक्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कोर ऑफ अर्दन डैम, याद रखिएगा। एंड लास्ट वन आवर वाइब्रेटरी रोलर्स, ये सैंडी सॉइल में इस्तेमाल होता है, और इन किन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, एम्बैंकमेंट फॉर ऑयल स्टोरेज टैंक्स, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए गाइज आपकी स्क्रीन पर, द क्ले डिपॉजिट ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर एंड वाइड रेशियो 0.5 undergoes settlement and now its final void ratio is 0.2. The thickness of settlement layer is, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कह रहा है क्ले डिपॉजिट है जिसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, वाइड रेशियो 0.5 था, उसमें सेटलमेंट होती है तो अब वाइड रेशियो 0.2 बचता है। तो जो हमारी सेटल्ड लेयर है उसकी थिकनेस कितनी बनती है, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और वाइड रेशियो से कैसे निकालते हैं। देखो इनिशियल वाइड रेशियो 0.5 माइनस फाइनल वाइड रेशियो 0.2 डिवाइडेड बाई इनिशियल वाइड रेशियो इंटू 100, तो ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकलेगा। देखो इसका इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, बट आपको बता रहा हूँ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैलकुलेट कैसे करना है वाइड रेशियो से। इसके बाद इसका आंसर देखिए, थिकनेस ऑफ सेटलमेंट लेयर किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू इनिशियल थिकनेस कितनी थी 10 सेंटीमीटर, चेंज इन वाइड रेशियो 0.5 शुरू में था, 0.2 रह गया, तो चेंज इन वाइड रेशियो क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0.2 अपॉन 1 प्लस ई नॉट, 1 प्लस इनिशियल वाइड रेशियो, तो 10 सेंटीमीटर थिकनेस थी इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5 इनिशियल वाइड रेशियो था। तो यहाँ पे थिकनेस सेटलमेंट लेयर की आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ द कंपैक्टेड सैंड। कह रहा है कंपैक्टेड सैंड के लिए पोरोसिटी की परसेंटेज लिमिट क्या होती है, ठीक है। देखिए इसका आंसर, द पोरोसिटी ऑफ वेल कंपैक्टेड सैंड और ग्रेवल इज़ इन द रेंज ऑफ 25% to 50%, याद रखिएगा। सैंड या ग्रेवल अगर कॉम्पैक्टेड है, वेल कॉम्पैक्टेड है, तो उनकी पोरोसिटी 25 to 50% रेंज में होनी चाहिए। एक और नोट देखिए, ऑन कॉम्पैक्शन द पोर स्पेस रिड्यूसेस एंड पोरोसिटी इज 20 to 30%, मतलब कॉम्पैक्ट करने पे जो पोर स्पेस है हमारे सॉलिड्स के बीच में वो कम होती है और पोरोसिटी हमारी 20 to 30% होती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपकी स्क्रीन पर, टाइप ऑफ टेस्ट एंड उससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की फाइंड की जाती है, हाइड्रोमीटर टेस्ट से पार्टिकल साइज एनालिसिस किया जाता है, प्रॉक्टर टेस्ट से कॉम्पैक्शन सॉइल की फाइंड की जाती है, एंड वेन शेयर टेस्ट से शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की फाइंड की जाती है। देखो ये सॉइल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कि किस टेस्ट की सूटेबिलिटी क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वेन शेयर टेस्ट इज़ यूज टू फाइंड आउट शेयर स्ट्रेंथ ऑफ। देखो वेन शेयर टेस्ट से शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की निकाली जाती है, बट किन सॉइल्स की निकाली जाती है, तो याद रखिएगा क्लेई सॉइल्स की, जहाँ पे जो कोहिजन है सॉइल की वो 25 किलो पास्कल से कम हो, तो वहाँ पे वेन शेयर टेस्ट से शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की निकाली जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा टाइप ऑफ शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट कितने, लेबोरेटरी टेस्ट देखो डायरेक्ट शेयर टेस्ट है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, ट्राइक्सल शेयर टेस्ट है, वेन शेयर टेस्ट है। इसमें जो हमारा अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है और जो वेन शेयर टेस्ट है, ये सिर्फ कोहिजिव सॉइल्स में यानी कि क्लेई सॉइल में इस्तेमाल होता है, और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो होती है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की हाफ, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए फील्ड टेस्ट जिसमें हम शेयर स्ट्रेंथ सॉइल की फाइंड कर सकते हैं वो है प्लेट लोड टेस्ट, लार्ज वेन शेयर टेस्ट, ब्लॉक शेयर टेस्ट
एंड लार्ज डायरेक्ट शेयर टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इनके नाम याद रखिएगा और इनका पर्पस कि किस टेस्ट से किस चीज़ को फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए आपकी स्क्रीन पर। द इक्वेशन शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कोहेजन प्लस सिग्मा tan phi इज गिवन बाय, देखो इस इक्वेशन को कॉलम नहीं दिया था, इसमें शेयर स्ट्रेंथ S है, C कोहेजन है, सिग्मा tan phi, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस है, phi एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यहाँ पे देखना, अब ये 3 इक्वेशंस होती है कोहेजन लेस सॉइल्स के लिए, मतलब जिसमें कोहेजन 0 यानी कि प्योर सैंड, प्योरली क्ले सॉइल में यानी जिसमें एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 हो या एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, और जनरल सॉइल जिसमें क्ले और सैंड दोनों हो। देखो अगर कोहेजन 0 है तो जो सिग्मा होगा ये शेयर स्ट्रेंथ होगी, ये होगी सिग्मा tan phi क्योंकि C की वैल्यू 0 है, और प्यूरी क्ले सॉइल के लिए जो ये phi होता है ये 0 होता है तो शेयर स्ट्रेंथ हो जाएगी हमारी सिर्फ कोहेजन के बराबर। और जिस सॉइल में ये दोनों हो तो जनरल इक्वेशन क्या बनती है, शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। द ट्राइएक्सियल टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट एट्स, देखो ट्राइएक्सियल टेस्ट को हम हर कंडीशन में कर सकते हैं। पहला अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, यानी कि सैंपल को कंसोलिडेट भी नहीं किया, ठीक है, अनड्रेन्ड, ड्रेनेज अलाउड नहीं है ड्यूरिंग टेस्ट, और वो टेस्ट। दूसरा कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, कंसोलिडेट किया बट अनड्रेन्ड कंडीशन है टेस्टिंग के दौरान, और तीसरा ड्रेन्ड टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट ट्राइएक्सियल टेस्ट से हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट नोट, ट्राइएक्सियल टेस्ट जो होता है ये परफॉर्म किया जाता है 2 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज जिसको कंसोलिडेशन स्टेज कहा जाता है, और सेकंड स्टेज जिसको अनकंसोलिडेशन स्टेज कहा जाता है। फर्स्ट स्टेज में ड्रेनेज अलाउड होती है और सेकंड स्टेज में ड्रेनेज को अलाउड नहीं किया जाता, याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, टाइप ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट और उनकी सुइटेबल कंडीशन या यूज़ कहाँ पर है। तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट जिसको CD टेस्ट कहते हैं, इसकी सूटेबिलिटी होती है या कंडीशन ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू चेक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी किसी एम्बैंकमेंट की निकालनी है, सॉइल की निकालनी है, तो वहाँ पे कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा दूसरा आ गया कंसोलिडेशन अनड्रेन्ड टेस्ट, ठीक है, कंसोलिडेशन बट अनड्रेन्ड, ये सूटेबिलिटी अंडर सडन लोड्स के लिए। और तीसरा अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड टेस्ट, तो ये शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी को फाइंड करने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहेजनलेस सॉइल इज गिवन बाय, देखो एक्टिव अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर Ka इज इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का दूसरा फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2, दोनों फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखो कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर किसके बराबर होता है, Kb इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। इसके अलावा Kb मतलब कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर Kp आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। देखो ट्रिक क्या है, ये हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर है तो आप याद रख सकते हो P4 प्लस, तो दोनों में पहले प्लस प्लस आएगा, बाकी हमारा एक्टिव हो या रेस्ट हो उनमें माइनस आएगा। तीसरा देखिए कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट क्या होता है, देखो इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन फाई आर, ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, व्हाट इज़ द अजम्पशन मेड अबाउट बैकफिलिंग ऑफ वॉल इन द रैंकाइन थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। जो रैंकाइन थ्योरी अर्थ प्रेशर की थी उसमें जो मिट्टी की बैकफिलिंग होती है वॉल की, उसके लिए क्या एजम्पशन दी गई थी रैंकाइन द्वारा, उसकी एजम्पशन थी वर्टिकल एंड स्मूथ। इसके अलावा रैंकाइन थ्योरी की बाकी एजम्पशंस आपको बताता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है रैंकाइन थ्योरी की। सबसे पहला, रिटेन्ड मटेरियल इज़ होमोजीनियस एंड कोहेजन लेस, ठीक है। दूसरा, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेन्ड मटेरियल इज़ नेग्लेक्टेड, ये भी याद रखिएगा। और तीसरा, द फेलियर ऑफ रिटेन्ड मटेरियल टेक्स प्लेस अलॉन्ग दी रप्चर प्लान। तो कभी क्वेश्चन आए कि हमारा रैंकाइन थ्योरी के मुताबिक जो रिटेन्ड मटेरियल फेल होता है किस प्लान के अबाउट, तो इट इज़ अबाउट रप्चर प्लान। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए आपकी स्क्रीन पर,
द सेल प्रेशर एंड पोर वाटर प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 0.26 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड देखो पहला सेल प्रेशर था, दूसरा पोर वाटर प्रेशर 0.07 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 0.15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ट्राइएक्सियल शेयर टेस्ट में। तो स्कैम्पटन्स पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर कि हमें पता होना चाहिए कि स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर किसके बराबर होता है। इट इज़ इक्वल टू चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन सेल प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल प्रेशर। तो हमारे पास दिया हुआ था सेल प्रेशर और पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज़ होता है 0.1 टू 0.26, तो वहीं पोर वाटर प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होता है 0.07 टू 0.15। तो पोर प्रेशर इंक्रीज़ कितना हुआ 0.15 से 0.07, और वहीं हमारा सेल प्रेशर 0.26, ठीक है, फाइनल था और इनिशियली 0.1 था। तो इन दोनों का रेशो हमारा स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर होता है, 0.5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, फॉर ए नंबर ऑफ कॉलम्स कंस्ट्रक्टेड इन ए रो द टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड इज। देखो एक रो में अगर नंबर ऑफ कॉलम्स हो, जैसे मान लो ये रो है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिप फुटिंग, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग होती है एक ऐसी फुटिंग जो सिंगल कॉलम के लोड को सपोर्ट करे, और एक ऐसी फुटिंग जो दो या दो से ज़्यादा कॉलम के लोड को सपोर्ट करे, वो होती है हमारी कंबाइंड फुटिंग। इसके अलावा देखिए हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रैप फुटिंग और राफ्ट फुटिंग। स्ट्रैप फुटिंग कंबाइंड फुटिंग की ही टाइप है जिसमें स्ट्रैप बीम प्रोवाइडेड होता है, यानी एक फुटिंग यहाँ पे और दूसरी फुटिंग यहाँ पे, इन दो फुटिंग्स को एक स्ट्रैप बीम से कनेक्ट किया जाता है, इसको कहते हैं स्ट्रैप फुटिंग। और राफ्ट फुटिंग होती है एक ऐसी फुटिंग जो 50% से ज़्यादा फाउंडेशन के एरिया कवर करती है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारी जो फाउंडेशन है वो वीक हो, मतलब हमारी जो सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी लो होती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर डिटरमाइनिंग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल द रिकमेंडेड साइज ऑफ स्क्वायर बेयरिंग प्लेट यूज्ड इन प्लेट लोड टेस्ट इज़। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट में अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल की निकालने के लिए जो स्क्वायर बेयरिंग प्लेट का साइज़ है वो क्या है? तो देखो साइज़ ऑफ स्क्वायर प्लेट में वेरी फ्रॉम 30 टू 75 सेंटीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मिनिमम थिकनेस प्लेट की 25 mm से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारी स्क्वायर प्लेट हो या सर्कुलर प्लेट हो। इसके अलावा जो प्लेट लोड टेस्ट है, इसे हम बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की और सेटलमेंट फाउंडेशन की निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ए प्री कॉस्ट पाइल जनरली यूज्ड इज़ सर्कुलर। जो प्री कॉस्ट पाइल्स इस्तेमाल होती हैं पाइल फाउंडेशन में, वो जनरली सर्कुलर शेप में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग प्लास्टिक क्ले सॉइल। मतलब प्लास्टिक क्ले सॉइल की अगर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है तो लाइम स्टेबलाइजेशन सबसे ज़्यादा सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी। हार्ड रॉक्स की सबसे ज़्यादा बेयरिंग कैपेसिटी होती है, सॉफ्ट रॉक्स की उससे कम, कॉम्पैक्ट ग्रेवल की उससे कम, लूज ग्रेवल की उससे कम। देखो कई बार हम सोचते हैं कि सॉफ्ट रॉक की बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी कम होती है कॉम्पैक्टेड ग्रेवल से, बट ये रॉक है तो रॉक की ज़्यादा होती है कॉम्पैक्टेड ग्रेवल से भी, याद रखिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन DF इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड फ्रॉम। देखो रैंकाइन फॉर्मूले से डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालते हैं, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, एंड इट इज़ इक्वल टू Q अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे Q जो है ग्रॉस बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड फाई एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, देखो रिजिड फुटिंग आवर क्ले सॉइल। अगर रिजिड फुटिंग हमारी क्ले सॉइल के ऊपर है तो कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा एजेस पे होता है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, कॉन्टैक्ट प्रेशर कुछ इस तरीके से है, तो मतलब एजेस पे जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो ज़्यादा है और मिडल पे कम है। वहीं रिजिड फुटिंग अगर सैंडी सॉइल पे हो तो जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो सेंटर में ज़्यादा होता है और एजेस पे कम होता है। इन जनरल रिजिड फुटिंग द कॉन्टैक्ट प्रेशर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो जनरल में रिजिड फुटिंग में जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहता। तो क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ जियो टेक्निकल
इंजीनियरिंग आर्ट सॉइल मैकेनिक्स। और डॉक्टर कार्ल वॉन तरजागी जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग माने जाते हैं। तो गाइज़ ये टोटल 60 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिनके मैंने 3 पार्ट्स में टोटल कवर कराए हैं। तो इन 60 क्वेश्चंस को कीजिए और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। तो आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट के नाम से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। सो थैंक यू गाइज़।